Good morning, viewers. Good morning, students. You all are welcome to my class syllabus guidance. Today's our topic is galvanic cell, है ना। तो galvanic cell यानी इसको हम लोग वोल्टियो सेल भी बोल सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टियो सेल इसलिए बोल सकते हैं कि सबसे पहले इसको लुइजी गैल्वेनी ने 1780 में, उसके बाद अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने सन 1800 में इसके निर्माण किया था। ये इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको दोनों सेलों के नाम से जाना जाता है, गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टियो सेल। तो व्हाट इज़ गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल है क्या, इसका हमारे लाइफ में क्या यूज़ है, हम उसको या उसकी फंक्शन किस तरह से वो फंक्शन करता है या किस किस चीज़ों से मिलकर वो बना है, आज के टॉपिक में हम उसकी विषय पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो गैल्वेनिक सेल है, इन सेलों से हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को, जो केमिकल एनर्जी होती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और इसका जो फंक्शन है, इसका जो कार्य प्रणाली है, वो रेडक्स रिएक्शंस पर आधारित है, यानी रेडक्स अभिक्रिया पर आधारित है। इसमें ऑक्सीकरण भी क्रियाएं होती हैं और अपचयन की क्रियाएं भी अलग अलग पात्रों में होती है। इससे पहले हम जो भी सेल के बारे में पढ़े थे, उसमें एक ही कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लगाकर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ था। इसमें दो अलग अलग पात्र में दो अलग अलग कंटेनर लेकर उसमें एक हाफ सेल बनाया जाता है, अर्ध सेल बनाया जाता है। फिर वो अर्ध सेल जब एक सर्किट से जोड़ते हैं, एक वायर से जोड़ते हैं, तो एक पूरा सेल बनता है और इसमें दोनों क्रियाएं होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्रियाएं होती है, उसी को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, तो चलिए आज हम इस सेल के बारे में बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये जिस पात्र में बनाया जाता है उसका एक फोटो दिखा रही हूँ, उसका पिक्चर दिखा रही हूँ। देखिए, हाँ, इसमें देखिए, पहले आप इसको लोग समझिए। इसमें मैंने बताया था दो अलग अलग पात्र में ये अभिक्रियाएं होती है। तो इसमें देखिए दो अलग अलग बर्तन कांच का लिया गया है। हाँ, ठीक। अब इसमें क्या होगा, दो अलग अलग बर्तन लिए हैं और यदि हम उसको जोड़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड तो चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रोड हम लोग लिए हैं, दो पात्र के लिए दो अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड लिए हैं। तो एक लिए हैं जिंक का इलेक्ट्रोड, एक लिए हैं जिंक का इलेक्ट्रोड, दूसरा लिए हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड। अब जिंक और कॉपर क्यों लिए हैं उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए ये बताना क्या चाह रहा है। तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो एनोड होगा, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, वो इलेक्ट्रॉन देगा। और जो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड होगा, यानी वो पॉजिटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, जिंक जो इलेक्ट्रोड, हाँ, अब मैं एक चीज़ बता देती हूँ, इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड कोई भी मेटल का रॉड होता है या पतली प्लेट होती है ना, धातु का बना हुआ कोई पतला सा प्लेट या कोई मेटल रॉड होगा, धातु का बना हुआ रॉड होगा, उसी को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखिए, ये जो जिंक है ना, उस जिंक को हम लोग एक पात्र में जिंक सल्फेट के विलयन में डिप करते हैं। ठीक है। और उधर देखिए राइट साइड में जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डिप करते हैं। ठीक है। आप दोनों को एक तार से जोड़ते हैं। अब तार से जब हम जोड़ते हैं तो बीच में एक वोल्टामीटर यानी धारा मापी, ये देखिए ये धारा मापी, ये है वोल्टामीटर, उसको लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं वोल्टामीटर? ताकि हमको ये पता चले कि कितनी विद्युत प्रवाहित हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है। और आप चाहें तो उसके बीच में एक
प्रतिरोध भी लगा सकते हैं। प्रतिरोध से हमको ये पता चलेगा यदि ज़्यादा मात्रा में विद्युत प्रवाहित हो जाए तो उसको हम प्रतिरोध करके रोक सकते हैं, है ना। तो इसमें प्रतिरोध भी लगा सकते हैं और धारा माप भी लगा सकते हैं विद्युत धारा को नापने के लिए। ठीक, अब हम आते हैं ये वर्क कैसे करता है, ये आप अच्छे से, हाँ एक चीज़ और, बीच में देखिए एक लवन सेतु है, ये देखिए ये है एक लवन सेतु। तो लवन सेतु का काम क्या है उसको हम एक एक करके बताएंगे। तो ये है आप लोगों का, ये जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है, ये देखिए इसमें लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। इस सेल का आप लोग देख लिए कि हमको इसमें क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे इसको सर्किट तैयार किया जाता है, कैसे कैसे इस सेल को बनाया जाता है। ठीक, अब हम इसका बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए मैं बताऊँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसमें देखिए ये नीचे तरफ देखिए एक लिखा हुआ है, वो जिंक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, जिंक। उसके बाद देखिए लिखा है एस, एस का मतलब है सॉलिड, यानी यहाँ पे जिंक कौन सा हो गया, जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, फिर वो किस में डुबा, देखिए इसमें एक ऑब्लिक दिया हुआ है, फिर लिखा है जिंक सल्फेट, यानी वो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है। अब जिंक सल्फेट विलयन क्या है, देखिए उसमें लिखा है AQ, यानी एक्वस। एक्वस का मतलब जिंक सल्फेट जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है, उसको हम पानी में घोल दिए हैं तो जिंक सल्फेट का विलयन हमको मिल गया। ठीक, उसको 1M देखिए लिखा है, यानी वो बीच में है लवण का सेतु। ठीक है, फिर उधर देखिए लिखा है कॉपर सल्फेट, वो भी एक्वास है, यानी कॉपर सल्फेट को लेकर हम पानी में घोल दिए। फिर क्या है उसके बाद है देखिए कॉपर सॉलिड। ठीक है, कॉपर सॉलिड हो गया, ये हो गया कैथोड। अब एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर जाएगा। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट में मैं बताती हूँ। देखिए मैं ये लिखी हूँ, हाँ ये देखिए मैंने जो बताया उसको मैंने लिख दी हूँ। बाई ओर का इलेक्ट्रोड जिंक धातु का है, जो जिंक आयन के रूप में कॉपर सल्फेट विलयन में जाने लगता है। कैसे जाने लगता है मैं अभी आपको बता रही हूँ, लेकिन पहले मैं बता रही हूँ जिंक जो इलेक्ट्रोड है उसमें से वो पहले आयनित होगा। जब वो आयनित होगा, आयनित कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेता है तभी तो आयनित होता है। तो इसमें जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी वो धनायन बनेगा। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देके जिंक 2+ आयन बना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर वो जो हमने एक तार से जोड़े थे, सर्किट से जोड़े थे, वो वहाँ से होता हुआ कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाके जमा होगा। अब एक सवाल उठता है कि कॉपर इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे रूम में 10 लोगों का रहने का जगह है, तो हम अगर यदि 2 लोग और आ जाते हैं हमको बाहर से, तो वो कहाँ रहेगा, यानी हमारे रूम से 2 लोग बाहर जाएंगे तभी तो बाहर से आए 2 लोग उसमें एडजस्ट हो पाएंगे, है ना। नहीं तो यदि खाली नहीं होगा तो कहाँ से एडजस्ट होगा। यानी जिंक जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो कॉपर पर जाके जमा हो रहा है, यानी कॉपर में पहले से कुछ जगह खाली होना चाहिए। ठीक, अब ये क्या होता है, कॉपर को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है, वो कॉपर जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसमें से वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके पहले से ही कॉपर Cu2+ आयन में बदल जाता है। ठीक है, बदल गया। तो बदल जाने के बाद वो जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी उसके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो गई, तो वो जो जिंक द्वारा दिया गया 2 इलेक्ट्रॉन है वो जाके कॉपर पर क्या होगा, जम जाएगा। ठीक है, या उस पर जाके घुलने लगेगा। तो इसमें देखिए यही दिया है कॉपर सल्फेट के विलयन में जाने लगता है, अर्थात जिंक आयनों में क्या हुआ, जिंक दिया इलेक्ट्रॉन तो जिंक आयनों का क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ, है ना। और
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त करता है ना। और जिंक इलेक्ट्रोड द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है बाह्य परिपथ में से कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, क्योंकि कॉपर आयन तो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन विलायन में चला गया है, तो हो गया, जिससे कॉपर आयनों का क्या होता है, कॉपर में अपचयन होता है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो जो आयन बना था वो फिर से पहली कॉपर अवस्था कॉपर में अपचयन हो जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से यदि ये लगातार हो, हमने तभी 2 इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया, यदि ये प्रक्रिया लगातार हो, चलता रहे तब उसमें एक लगातार एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा। विद्युत, तो उसको जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तब हम बोलेंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न हो गया है। तो इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड तथा कॉपर इलेक्ट्रोड अपचयन इलेक्ट्रोड है। देखिए, मैं आपको ये जो इलेक्ट्रोड मैं बनाई हूँ उसको फिर से मैं, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाई हूँ फिर से मैं दिखा रही हूँ। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए एक एरो है, जो कॉपर के कैथोड है वो एरो देखिए दिया है सॉल्यूशन की ओर, यानी विलयन की ओर दिया हुआ है, जबकि जो लेफ्ट तरफ जिंक का जो एनोड है उसमें देखिए सॉल्यूशन से जिंक की ओर जा रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, यानी जो कॉपर है उसमें से इलेक्ट्रॉन आयनित, जब कॉपर आयनित होकर इलेक्ट्रॉन को विलयन में डाल रहा है, और इसमें से देखिए जिंक सल्फेट में विलयन में जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक एनोड होता हुआ, जिंक इलेक्ट्रोड होता हुआ वो कॉपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उसका आगे का देखते हैं वो कैसे होता है। इसमें देखिए एनोड पर हमारा क्या काम हुआ था, ये देखिए एनोड है, एनोड पर कौन था, जिंक था। ठीक है, तो जिंक क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो देखिए हमने जिंक लिखा, फिर एरो दिया, जिंक बन गया जिंक आयन और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, एक चीज़ आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक ही होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। ये हो गया अर्ध अभिक्रिया। फिर कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पहले से ही आयनित था, यानी Cu2+ था, वो क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, फिर वो कॉपर बन गया, आयनित अवस्था से वो पहले की स्थिति में आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी वो क्या हो जाएगा, अपचयन होगा। लेकिन ये अर्ध अभिक्रिया, तो ये हो गया अपचयन की अर्ध अभिक्रिया। यदि हम इसको पूरी अभिक्रिया को देखते हैं तो कैसे होता है, देखिए इसमें हमेशा मैथमेटिकल रूल में लेफ्ट राइट में प्लस माइनस होता है, तो मतलब जब इसको एक साइड से दूसरी तरफ लगते हैं तो प्लस माइनस होता है तो कटता है, या फिर हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट राइट में भी सेम रहता है तो भी हम काट देते हैं। तो यह इधर का 2e और राइट ऊपर का 2e दोनों इक्वल के लेफ्ट राइट में है, दोनों कट गया। तो दोनों कटने के बाद हमारे पास क्या बचा, एक बचा जिंक, देखिए आप लोग ध्यान से इसको, एक बचा Cu2+ आयन, फिर वो एरो के बाद जिंक 2+ आयन, फिर कॉपर सॉलिड। चूँकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हुई, इसलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें से क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा, यानी कि इसमें रासायनिक क्रिया हुई, क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा उत्पन्न होने से वो क्या हो गया, विद्युतीय ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हुआ, जिससे रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदल गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगी कि आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम आप जिंक से कॉपर की ओर ही जाएगा, कॉपर से जिंक में भी तो इलेक्ट्रॉन आ सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन मन में आता है। तो मैं उसका आंसर मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा नीचे करके दिखाती हूँ, हाँ थोड़ा सा और नीचे एकदम लास्ट में दिखा रहे, देखिए ये है हमारी एक सक्रियता श्रेणी। किसकी सक्रियता श्रेणी, धातु की सक्रियता श्रेणी। तो धातु की सक्रियता श्रेणी में देखिए मैंने एक लिस्ट, थोड़ा सा इसको छोटा करके मैं आपको दिखा रही हूँ, हाँ ये देखिए धातु की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर में लिथियम आता है, इसी तरह से और भी आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर देखिए आता है इसमें जिंक।
ठीक जिंक के थोड़ी देर नीचे आता है आपका ये देखिए कॉपर। कितने के बाद? जिंक के बाद 1 2 3 4 5 तत्वों के बाद कॉपर आता है। यानी इसका ये प्रोसीजर है, जो धातु जितनी अधिक सक्रिय होगी वो दूसरे धातु उससे कम वाले सक्रिय धातु को धातु आयन में विस्थापित करने की क्षमता उसकी अधिक होती है। देखिए मैंने इसका आपका वो भी बताई हूँ। अच्छा इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप ये सुन लीजिए, उसको मैं कहीं और वीडियो में डाली, इसको सुन लीजिए। माने सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है उससे कम क्रियाशील धातुओं को धातु लवण से विस्थापित करने की क्षमता होती है, यानी उसको आयनों में तोड़ने की क्षमता होती है ना। इसलिए जिंक अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण वो कॉपर की ओर जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट आयनित हो जाता है, कॉपर की ओर जाता है। लेकिन कॉपर जो है कम क्रियाशील होने के कारण जिंक की तुलना में वो उल्टा नहीं आ सकता, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन जिंक की ओर नहीं आ सकते, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है ना। ठीक, तो ये आप समझ गए। फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ कि लवण सेतु क्या है, इसको कैसे बनाते हैं और इसको क्यों हम लवण सेतु को रखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि लवण सेतु कैसे बनाई जाती है। ये कांच की यू शेप या समकोण का शेप का बना हुआ दो ओर से मुड़ा हुआ एक कांच का बना हुआ हम समकोण नली लेते हैं, जिसमें हम लोग कुछ कुछ पदार्थ भरते हैं। कौन सी पदार्थ? या तो हम KCl लेंगे, या KNO3 लेंगे, या NH4Cl अमोनियम क्लोराइड लेंगे, या NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट लेंगे। इन चारों में से कोई एक ठो लेंगे और उसमें हम लोग अगर एक पदार्थ होती है उसको हम लोग उसमें मिला करके गरम करेंगे। जब हम उसको गरम करेंगे तो एक जेली जैसा पदार्थ, जेली जैसा चिपचिपा हल्का सा सेमी सॉलिड जो पदार्थ होता है, सांद्र जेली जैसा पदार्थ तैयार हो गया। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, उस नली में भर देंगे। ठीक है, तो लवण सेतु बनाने के लिए जो प्रयुक्त विद्युत अपघटय हो वो जो सेल के विलयनों से क्रिया ना करे। मतलब हम लोग ऐसा एक पदार्थ से लवण सेतु बनाएंगे जो दोनों जो पात्र है उसमें जो भी विलयन है उसके साथ क्रिया ना करे। समझ गए? अब आता है इसका कार्य क्या है, क्यों हम लवण सेतु को बनाते हैं, इससे हमको फायदा क्या है। तो देखिए मैं लवण सेतु का कार्य बता रही हूँ। पहला तो है इसके द्वारा सेल के दोनों विलयनों के मध्य इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होता है तथा विद्युतीय परिपथ पूर्ण हो जाता है। ठीक, दूसरा हो गया इसके कारण दोनों विलयन कभी भी वापस में नहीं मिलता। ठीक, अब थर्ड पॉइंट हो गया दोनों द्रव को संधि पर उत्पन्न होने वाले द्रव संधि विभव यानी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो होता है, यानी द्रव क्या बोलते हैं आपका संधि विभव को उत्पन्न होने से रोकता है। फोर्थ पॉइंट है यह दोनों विलयन के विद्युत उदासीनता बनाए रखता है ना। तो विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु के स्थान पर हम लोग आजकल कुछ छिद्र युक्त झिल्ली का भी प्रयोग करते हैं जो मार्केट में आ गया है। तो छिद्र युक्त झिल्ली का प्रयोग करके आयनों के जो आवागमन है अभिगमन द्वारा विलयनों को उदासीन बनाए रखा जा सकता है। या फिर आजकल डैनियल सेल छिद्र युक्त झिल्ली का सरंध्र पात्र का भी प्रयोग करके बनाया जाता है। तो ये था आज हमारा गैल्वेनिक सेल या वोल्टियो सेल और लवण सेतु, और क्यों जिंक से कॉपर की ओर जा रहा है, कॉपर से जिंक की ओर ना जा रहा है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स करके पूछिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, और अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ हमारे बच्चे पारंगत हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।